हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है सिर्फ बिहार के लॉज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और अभी हम लोग फिलहाल जो डिस्कशन करेंगे बिहार जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड जो एग्जाम अभी आने वाले 32 उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सबके रिक्वेस्ट पर और मेरी भी खुद की इच्छा थी कि मैं जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पूछे गए हैं उसके कुछ सेट्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें थोड़े फास्ट मोड में जितने हो सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बाय द वे, अगर आप बिहार जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं और आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं अश्योर कर सकता हूँ। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो विद इन 10 डेज आप मनी बैक अपना गारंटी भी ले सकते हैं। ओके, सो विथ नो क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर फिलहाल शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना नया सेशन जो कि है बिहार जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड उसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। देखिए, ये रहा हमारा लोगों का क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चंस किस चीज़ से डील करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये फिलहाल जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, ये बिहार जुडिशल सर्विस के लास्ट जो हुए थे 31st एग्जाम्स उसके ये क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्टली। चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत कर। देखिए, क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वाज एडेड बाई। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान में होगा तो क्लॉज के में जो है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे ये रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ना एजुकेशन की बात की गई थी आर्टिकल 51A का क्लॉज के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं खुद ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सबको पता है कि ये इंदिरा गांधी का केस था, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का ये केस रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका जो आंसर है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। फिलहाल बहुत से लोगों ने इसमें लगाया, लेकिन हालांकि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यानी ये जो चार केसेस दिए गए हैं, इन चारों केसेस में से वो कौन सा केस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को डील नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन चारों केसेस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी डील होती है। लेकिन एक लिमिट तक की बात करें तो यहाँ पर आंसर बहुत जगह पर आपको ये मिलने वाला है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए, द फोर्थ नंबर, द पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज इन दी। सो नाउ सी, वन मोर टाइम, पहले क्वेश्चन समझना सीखिए। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक आंसर नहीं। कनेक्ट करना, भाग दौड़ करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप चीजें नहीं समझ रहे हैं तो बेकार है फिर आपका सारा भागना। क्या कर रहा है कि द पार्लियामेंट हैज पावर, यानी संसद के पास पावर है लेजिस्लेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो आपको पता होगा कि लिस्ट तीन होती हैं और ये 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट की बात की गई है। इसमें तीन लिस्ट में कौन कौन से लिस्ट आते हैं, इसमें से एक आता है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर, सब्जेक्ट मैटर पर बना सकता है कानून। कब बना सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा इन द नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा बना सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है, कोर्ट्स आर फ्लडेड विद द लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल, courts are flooded with the large number of PIL, so it is desirable for courts to filter out frivolous petitions and dismiss them with cost. In which of the following judgments it was held? One more time मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शेयर कर देता हूँ क्या कहना चाह रही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो पहले से पीआईएल बहुत सारे आ रहे थे, रेगुलर पीआईएल बहुत ज्यादा फाइल हो रहे थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फिल्टर करने के लिए कौन सा सही पीआईएल है और कौन सा फ्रिवोलस पीआईएल है। और जो फ्रिवोलस पीआईएल है, जो फर्जी पीआईएल है, उसको डिसमिस करना है विथ द कॉस्ट। तो ये बात किस केस के अंदर कही गई थी, किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी? तो केस का सही आंसर है होली काउ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेमचंद्र मिश्रा। Moving to the next, who among the following expressed the view
that the Indian Constitution is a federal as much as it establishes what may be called a dual polity. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहा गया है who among the following expressed the view. अब यहाँ पर करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहा है as much as it establishes what may be called a dual polity. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल है, जब हम बात करते हैं डुअल पॉलिटी के कॉन्सेप्ट में। तो आपको सबसे सही आंसर मिल जाएगा यहाँ पर आपका बी आर अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड अंडर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो लॉ होता है, डिक्लेयर किया जाता है, वो लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है अंडर आर्टिकल 141। इसमें कुछ करना ही नहीं है। नंबर नेक्स्ट 8, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज। अब ऑर्डिनेंस जारी करना क्या हो सकता है, कौन सा पावर हो सकता है? तो इसका सही आंसर होता है लेजिस्लेटिव पावर। ऑर्डिनेंस किस लिए पास किया जाता है? लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइन्थ, इन फर्स्ट इंस्टेंस द प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए टॉपिक ना इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। इमरजेंसी आपको पता है कि इमरजेंसी 3 तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर हम 3 इमरजेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो प्रेसिडेंट एक बार में अगर घोषणा करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो वो कितने समय के लिए होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। ये तो आई होप कि आप सबको पता होगा, ये रिसेंट जजमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट रिसेंट है। इस वो केस का नाम है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आधार वाला जो मैटर था, आधार कार्ड वाला, वो भी इसमें डिस्कस किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनमें से कौन सा वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो देखिए जो मीडिया में सबसे ज्यादा हरा था ना, वो था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन फैक्ट ये है कि ये 2 केसेस पड़े थे, 2 केसेस आए थे, शायरा बानो प्लस गुलशन प्रवीण। तो यहाँ पर दोनों सही आंसर है, तो दोनों को मिला के बोथ ए एंड बी। नाउ सी, यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे भारत के जो प्रस्तावना है संविधान के प्रियम्बल है उसमें मेंशन नहीं है, उसमें जगह नहीं दी गई है? देखिए लिबर्टी तो है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा प्रियम्बल बी द पीपल ऑफ इंडिया। सो तो वो वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। सो लिबर्टी ऑफ थॉट तो है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, एजुकेशन फॉर एवरीवन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें एक पार्ट नहीं है, दैट इज एजुकेशन फॉर एवरीवन, यानी पॉइंट नंबर सी नहीं है, जो कि प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोफेसर केसी वियरे सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वाजी फेडरल। यही वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार कहा था कि हमारा जो भारत का संविधान है वो क्वाजी फेडरल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14, in which case the dissolution of Bihar Legislative Assembly by the governor before formation of government was declared unconstitutional। ये वो कौन सा केस है जिसके अंदर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था सरकार बनाने के पहले, यानी डिजोल्यूशन कर दिया गया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है। इसको हम लोग बोलते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस, और ये केस हुआ था रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में ये चीज रिपोर्ट होके आई थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड बाय। तो यहाँ क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनको रिमूव किया जा सकता है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो गया? जैसे आपके लिए सिंपल यहाँ पर मैं बताऊं तो बीपीएससी, बीपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया बीपीएससी। अब उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको देखिए, वो इसीलिए तो मजे ही मजे होते हैं, बल्ले बल्ले। आप खुद जानते हैं कि बीपीएससी आज तक कितने एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवा पाया है, आप लोग सबको पता है। कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। अब उनको हटा नहीं सकते, जो बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको हटा नहीं सकते, हटाने के लिए राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या हो सकता है?
अब वैसे लोगों को रख लिया है, लेकिन हटा नहीं सकते। क्यों? अब यहाँ देखिए, उनको हटाने के लिए बहुत सीधा सा कहता है कि उनको सिर्फ मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर हटाया जा सकता है, और वो भी इंक्वायरी के बाद। और जो इंक्वायरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट होती है, और वो भी रेफरेंस करने पर, यानी रेफर करने पर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो ए नंबर पॉइंट है, ये आपके लिए सही आंसर है। कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायरस वॉज हेल्ड, यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को कब, किस केस के अंदर अल्ट्रा वायरस किया था? तो इसमें भी सिंपल याद रखने वाला मामला है, देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बार आपको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बीएन तिवारी भी दिखने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत आपको है ढूंढना है। तो कहते हैं नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, क्या नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 21 में दिया गया है? दूसरी बात, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ये तो नो डाउट है ही फंडामेंटल राइट। राइट टू गो, देखिए यहाँ पर कहते हैं नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, गलत ढूंढना है। तो राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, और राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ। तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, एक तरीके से है, लेकिन यहाँ पर राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यस, इट्स ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, 17th का सी। नाउ नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो देखिए, हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम दिया हुआ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। किस ग्राउंड पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? तीन ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन को। देखिए, एक होता है मोरालिटी, मोरालिटी के ग्राउंड पर कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ के ग्राउंड पर कर सकते हैं। तीसरा, आप कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। तो किस ग्राउंड पर नहीं कर सकते हैं? वो है अपना सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये तो आपका यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नाउ सी, आप यहाँ पर देखिए, लीगल मैगजिम ऑट्रेफोइस इज रिलेटेड टू, लीगल मैगजिम जो ऑट्रेफोइस रिलेटेड किससे है? तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना है, डबल जियोपार्डी। आप पढ़िएगा, ये आपको मिलेगा बहुत सीधे तरीके से, आपको मिलता है, वहां पर भी मिलेगा। सेक्शन 300 सीआरपीसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑट्रेफोइस कन्विक्ट, ऑट्रेफोइस अक्विट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। The principle of sovereign immunity will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights। तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई टू सो एंड सो, किस चीज में? तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन, यानी कि सॉवरेन इम्यूनिटी का जो सिद्धांत है वो प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता। किस प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता? जब हम फंडामेंटल राइट, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो गया, तो वायोलेशन होने पर क्या देते हैं? कॉम्पनसेशन। तो जब हम कॉम्पनसेशन अवार्ड करते हैं तो उसके ऊपर सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। ये बात किस केस में कही गई थी? ये बात नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी इन इंडिया द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ है? आर्टिकल 14 में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दिस इज रिलेटेड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था अभी तक का हम लोगों का पूरा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए थे बिहार जुडिशियल सर्विसेज के। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूं कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आपको शो कर देता हूं छोटी सी बात जो मैं कर सकता हूं आप लोगों के साथ शेयर। आप देख सकते हैं अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं आपको शो कर देता हूं। सी, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर टाइम, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जहां आपके पीसी पे शो करता है। ठीक है, आज की तारीख है 16 अक्टूबर और 2022, और टाइम है 3:30, यानी कि सुबह के 3:30 बने हैं। यानी यूं कहें कायदे से तो अभी रात हो रही है। बहुत से लोग अच्छे से नींद ले रहे होंगे और अच्छी वाली, और बहुत से लोग अच्छी वाली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो खैर, मेरे पास जब टाइम मिलता है तो ही मैं कर पाता हूँ। तो आई होप कि आप लोग इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर हो सके तो चीजें अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप शेयर कर सकते हो। कंटेंट के लिए आप ऐप के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।